अभी अपन जहाँ तक पढ़ लिए थे केंद्र सरकार वाला, वहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो बेटा। संसद की कार्य शक्तियां पढ़ लिया था, राज्यसभा, लोकसभा, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो। व्यवस्थापिका कंप्लीट हो गई थी अपनी, और व्यवस्थापिका में क्या क्या आता है वो आपको बताया भी था। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इस व्यवस्थापिका को अपन ने पढ़ा था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा देख लिया था। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल दो, आगे स्टार्ट करें। आज हमारा जो टॉपिक है कौन सा चलेगा, कार्यपालिका। कार्यपालिका का गठन पहले तो अपन ने देखा था, कार्यपालिका कैसे बनती है, ठीक है, इसका गठन कैसे होता है। कार्यपालिका में कौन कौन आता है, केंद्रीय कार्यपालिका पढ़ रहे हैं अपन, केंद्र सरकार। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति तो रहता ही है, तो राष्ट्रपति के अलावा मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो कहाँ से होता है, लोकसभा से। कि लोकसभा में क्या होता है, बहुमत दल जो होता है, उस बहुमत दल का जो मुखिया होता है उसको तो क्या बनाते हैं, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर क्या करते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, उन संसद के सदस्यों में से इसको किसका चुनाव करते हैं, मंत्रियों का चुनाव करते हैं, मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। तो ये है कार्यपालिका। सरकार का दूसरा अंग जिसे हम कार्यपालिका के नाम से जानते हैं, इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 यानी जो आर्टिकल 52 है, उसमें ये बताया गया है कि देश में हमारे क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ये उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। अनुच्छेद 53 यानी 53 में ये बताया हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, कार्यपालिका शक्ति यानी इसकी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। तथा इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो राष्ट्रपति स्वयं या उसके अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा ही किया जा सकेगा। अधीनस्थ पदाधिकारी कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है, तो उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी स्वयं भी कर सकता है और उसके अधीनस्थ भी कर सकते हैं। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वो भारत का महान्यायवादी। अब इसमें इतने सभी लोगों को शामिल किया गया। इस प्रकार की संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति आ जाता है। क्यों, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन देखता है, उपराष्ट्रपति, इसलिए उपराष्ट्रपति को भी इसमें शामिल किया है। फिर प्रधानमंत्री आ जाता है, फिर मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी भी इसमें शामिल किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में ये ध्यान रखता है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या है, औपचारिक प्रधान है। औपचारिक का मतलब केवल अपन देखते हैं कि पढ़ने में आता है कि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, लेकिन राष्ट्रपति भी क्या है, केवल औपचारिक प्रधान है, औपचारिकता ही पूरी करने के। इसका वास्तविक प्रधान जो होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। औपचारिक प्रधान होगा और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का क्या होगा, वास्तविक। और वास्तविक और औपचारिक में अंतर क्या होता है कि वास्तविक तो जो कार्य करता है वर्तमान समय में जो उसके ऊपर कार्यरत, और औपचारिक केवल अपन संविधान में पढ़ते हैं तो उसमें लिखित अवस्था में होता है, तो उसका इतना रोल नहीं होता है। तो औपचारिक प्रधान मात्र है राष्ट्रपति, और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री क्या है, वास्तविक प्रधान है। इन समस्त शक्तियों का प्रयोग करने वाला वास्तविक व्यक्ति कौन होता है, प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद। जबकि ये शक्तियां किसको मिली हुई है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को क्या कहा गया है, राष्ट्रपति। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, यानी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में जो व्यवस्था है वही व्यवस्था अपने भारत में भी अपनाई गई है। और इसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है, और वैधानिक, वैधानिक अर्थ होता है विधि अनुसार, कानून के अनुसार एक प्रधान होता है, और दूसरा उसका वास्तविक प्रधान होता है। तो दो हो गए, तो एक तो कानूनी प्रधान, तो कानूनी प्रधान तो कौन है, राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान कौन है, दूसरा हो गया वास्तविक प्रधान, तो वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान, और भारतीय संघ में उसकी ब्रिटिश सम्राट जैसी स्थिति होती है। यानी इसके अंतर्गत कार्यपालिका एक वैधानिक प्रधान होगा और दूसरा वास्तविक प्रधान जो कार्य करेगा, उन शक्तियों को प्रयोग में लेगा। और राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान
है और भारतीय संघ में उसकी ब्रिटिश स्थिति कैसी है, ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। हमारा जो राष्ट्रपति वो भी कैसा है, जो इंग्लैंड का जो सम्राट है, जो राजा है, उसी के अनुसार हमारा देश का राजा भी कौन होता है, राष्ट्रपति। केवल वो नाम का राजा होता है, बाकी काम का राजा कौन होता है, प्रधानमंत्री। अब इस नाम के राजा के लिए जो योग्यताएं होती है, जैसे कार्यपालिका के राष्ट्र प्रधान जो है, तो उसके योग्यताएं क्या होगी, किस व्यक्ति को हम राष्ट्रपति के पद पर नियुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो अपन इससे पहले पढ़ रहे थे कि लोकसभा और राज्यसभा में, जिसमें अपन ने देखा है भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली ये शर्त सभी के लिए लागू होती है। दूसरा, वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये शर्त भी सभी के लिए लागू होती है। तो उसके अलावा इसमें और क्या शर्तें होती है, एज वाली। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष था, राज्यसभा में 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए है 35 वर्ष। वो भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या लाभ का पद धारण किए हो, तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। यानी उसको एक पद को पहले ही क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति की नियुक्ति से पहले अगर कोई किसी पद पर है, तो उस पद को पहले उसको छोड़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अब ये ध्यान और रखना कि भारत का जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति संसद और राज्यों के विधानमंडल, यानी जो हमारी विधानसभाएं हैं, विधानसभा, विधान परिषद, वो लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यानी चारों सदनों में से किसी भी सदन का, किसी भी राज्य का, न तो विधानमंडल का और न ही संसद का सदस्य होगा वो। उसको अपन किसके लिए बन, राष्ट्रपति पद के लिए उसकी योग्यताएं मान सकते हैं। अब आता है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हो गई, लेकिन इसका निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। अब इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति क्यों कहा गया है, कौन बताएगा। यानी इसके लिए जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है, उसका क्या कारण है। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति क्यों नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसका चुनाव किसके द्वारा चुना जाता है। उनमें से नहीं बेटा, उनके द्वारा। उनमें से शब्द अलग है, उनमें से नहीं चुना जाता कि जो लोग हम चुनकर भेजते वो तो हो ही नहीं सकता, उनके द्वारा चुना जाता है। नहीं बेटा, वो प्रधानमंत्री चुनते हैं बेटा उनमें से। अभी अपने इस लाइन को दोबारा देख, इधर देख। राष्ट्रपति भारतीय संसद, राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। समझ में आ गई। यानी कोई भी इसके अलावा कोई और व्यक्ति होगा, लेकिन क्या होगा कि इनके द्वारा चुना जाएगा। वो जो हम हमारे प्रतिनिधि है ना, उन प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। संसद का सदस्य नहीं होता है, विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, बल्कि इनके बाहर कोई एक व्यक्ति होता है, जिसको क्या करते हैं, ये सारे लोग मिलकर के क्या करते हैं, इसका निर्वाचन करते हैं। ठीक है, तो इनमें से नहीं, इनके द्वारा चुना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष, क्योंकि प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली है ये। प्रत्यक्ष में जनता द्वारा किया जाता, तो हम बोल देते प्रत्यक्ष, और जनता के प्रतिनिधि कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति। और ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, वो समझ लेते हैं पहले कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति किसे कहते हैं। इसको ध्यान से देखना, नाम दिया हुआ है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जैसे हमारे पास जो मतदान डालने वाले, जिसको अपन काउंट कर लेते हैं, 545 तो हो गए लोकसभा के, प्लस 245 हो गए राज्यसभा के। इनका ही करते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी आते हैं, लेकिन अपन एग्जाम्पल के तौर पर केवल ये देखते हैं कि कितने हो गए, 790। अब ये 790 जो सदस्य है, जैसे अपने राष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार 3 व्यक्ति हो गए, तो एक को अपन ने नाम दिया ए, एक को दे दिया बी और एक को दे दिया सी। अब इन 790 क्या करेंगे, इनको एकल संक्रमणीय मत पद्धति से वोट डालेंगे।
अब वोट डालने का मतलब होता है तीनों को ही वोट डालना पड़ेगा। कैसे कि जैसे पहला व्यक्ति गया, अब वो किसको चाहता है कि मैं किसको वोट डालना चाहता हूँ, सबसे पहले उसकी वरीयता क्या होगी, तो उसने क्या किया, 1 नंबर, फिर इसको दिया 2 नंबर, और फिर इसको दिया 3 नंबर। फिर दूसरा गया, दूसरे ने क्या किया, इसको दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3। फिर चौथा गया, तो चौथे ने क्या किया, इसको दिया 3, इसको 1 और इसको 2। अब इस प्रकार से वरीयता होने के बाद में अब सबसे ज्यादा ये वाला जो अंक सबके फर्स्ट वरीयता किसको ज्यादा मिली है, 3 में से बी को। और न्यूनतम कोटा इनके निर्धारित होता है, उस न्यूनतम कोटे के अनुसार अगर इनको मत नहीं मिलते तो वो व्यक्ति उससे बाहर हो जाता है। तो ये इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एक ही मतदान को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है, एक व्यक्ति को वरीयता और दूसरे व्यक्ति को उसको क्रमानुसार मत दिया जाता है। ये नहीं कि हम वोट नहीं देके आएंगे दोनों। बेटा सुनना है साहब, संक्रमण 3 व्यक्ति खड़े हो गए, ए बी और सी। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ ध्यान से सुन, मैं समझा रहा हूँ। जैसे अपने संसद के सदस्य कितने हो गए, 790। अब 790 जब इनको वोट डालेंगे तो क्या करेंगे, तीन हमारे पास कैंडिडेट कितने हैं, राष्ट्रपति के 3। तो तीनों को क्या करेंगे, वरीयता क्रम देंगे कि सबसे पहले साहब मैं एक को क्या बनाना चाहता हूँ, राष्ट्रपति। फिर बोले अगर ये नहीं बनता है तो किसको बनाओगे, फिर बी को, बी नहीं बनता है तो फिर सी को। तो वो वरीयता क्रम देते हैं, तो जिसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला वरीयता क्रमांक जिसको सबसे ज्यादा मिलता है वो क्या रहता है, फर्स्ट नंबर रहता है। तो इसमें पहले 1 नंबर वाले को राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं बना सकते, फिर भी दिखता है, दिख तो रहा है किसमें, अरे दिख रहा है क्या आपको थोड़ा बहुत? हाँ तो इधर देख, अभी दिख रहा है, ये 3 व्यक्ति है, 1 2 और 3, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एक व्यक्ति जाता है तो इसको क्या करता है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये वरीयता क्रमांक देते, यानी ये किसको चाहता है राष्ट्रपति बनाना, इसको। अगर ये नहीं बनता है तो फिर इसको, और ये भी नहीं बनता है तब इसको बनाएगा वो। तो इस प्रकार ये 790 जो व्यक्ति है, ये 790 क्या करेंगे, इसको इसी प्रकार से एकल संक्रमण के आधार पर मतदान डाल के आते हैं। अब लास्ट में क्या करते हैं, जिसके पास ये 1 नंबर ज्यादा है उसको भी राष्ट्रपति नहीं बनाते, इसमें क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं कि सबसे ज्यादा न्यूनतम कोटा निर्धारित किया एक। अब ये न्यूनतम कोटा इसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है, यानी उतने वोट उसको मिलना आवश्यक है। तो न्यूनतम कोटा निर्धारित करते हैं। अब न्यूनतम कोटे में इन्होंने जैसे निर्धारित कर लिया कि 250, अगर ये 250 इसको मिल गए तो ये भी रह गया, इसको मिल गए तो ये भी रह गया, और इसको अगर 250 नहीं मिले तो इस व्यक्ति को क्या करेंगे, इससे बाहर कर देंगे। फिर इसके जो वोट थे वो वोट इन दोनों में, अब इन दोनों में कैसे आएंगे, जैसे इसके जो वोट है, इसने 3, तो इसको किसने 1 नंबर दिया, किसने 2 नंबर दिया, तो वो इसके इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तीनों के वोट एक दूसरे में शिफ्ट होते हैं, और शिफ्ट होने के बाद में इन दोनों में से फिर न्यूनतम कोटा यहाँ तक दोनों पहुंच चुके। तो इसमें जिसको ज्यादा मत मिलेंगे वही व्यक्ति क्या होगा, राष्ट्रपति पद पर बैठेगा। तो ये इस प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एक व्यक्ति को देते हैं, दूसरे को देते हैं, फिर तीसरे को देते हैं, तो वरीयता क्रम के अनुसार इनका चुनाव किया जाता है। नहीं बेटा नहीं बना सकते, चाहे उसको ज्यादा भी मिल रहे हो तब भी नहीं बना सकते। अगर 2 उम्मीदवार होंगे तब तो डायरेक्टली बन ही जाएगा वो। अगर 2 से ज्यादा उम्मीदवार हो जाते हैं तो उस कंडीशन में नहीं बना सकते उसको। भाई अगर 2 उम्मीदवार होते हैं तो बेटा उसमें तो क्लियर हो जाता है ना, एक का कम और एक का ज्यादा हो गया, तो उसमें तो वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक को घोषित कर सकते हैं भाई ये जीत गया, और एक को हटा सकते हैं। लेकिन 2 से ज्यादा अगर कैंडिडेट होते हैं तो उस कंडीशन में उसको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ती है उनको। प्रक्रिया तो उसमें भी अपनाते हैं, लेकिन उसमें तो क्या है, 2 ही होते हैं तो एक के ज्यादा और एक के कम रहता ही है, तो उसमें हमें ज्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें और देखो एक बार, अभी और बता देगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया। ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। और ये पद्धति इस प्रकार है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनता के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें कौन कौन होगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब इसमें राष्ट्रपति मनोनीत भी करता है ना, लोकसभा में राज्यसभा में, तो मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। इसमें देखो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे केवल,
जिसको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया वो सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में, के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। अब ये देखो, एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होगी? संसद और राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा, जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। इस चुनाव में मतदान कैसे किया जाता है? गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए क्या होना जरूरी है? न्यूनतम कोटा निर्धारित है, वो न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी है। उसके पास न्यूनतम कोटे से ऊपर वोट आएंगे तभी वो राष्ट्रपति पद में बना रहेगा। अब न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है? अब न्यूनतम कोटा कैसे निर्धारित करते हैं? दिए गए वेद मत, अब 790 अपन ने काउंट किए थे, तो 790 में से कितने वेद मत पड़े? उन वेद मतों की जैसे अपन बात करें कि ये 690 पड़े। निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, निर्वाचित का मतलब राष्ट्रपति के मतदान में 2 व्यक्ति, एक 3 है तो 3 है, तो इसमें 3, और इसमें क्या करेंगे फिर 1000 का भाग देंगे। अब ये 690 है 790 में से, इसलिए कम आ रहा है। बाकी यहाँ पर क्या होता है, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी तो काउंट होते हैं, इसलिए वो ज्यादा रहता है। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या कहलाता है? न्यूनतम कोटा। उस न्यूनतम कोटे के ऊपर क्या होना चाहिए? उस न्यूनतम कोटे के बराबर उसके पास मत होंगे, तभी वो उस पद पे बना रहेगा। तो ये इसका तरीका होता है। दिए गए वेद मतों की संख्या बराबर निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि 690 में 3 का भाग देंगे तो ये तो 690 में से 200 और कुछ ही रह गया, और फिर 200 में भी 1000 का भाग देंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो ये संख्या क्या होती है? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें काउंट होते हैं, क्योंकि वेद मत केवल इनके ही नहीं होते, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के भी काउंट किए जाते हैं। तो ये तरीका होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति का, कि न्यूनतम कोटे के आधार पर ही इसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें ज्यादा विशेष नहीं दिया हुआ, फिर भी आप ये तरीका है ना, मास संक्रमणीय सिद्धांत क्या होता है, फिर भी वो याद रखना है आपको। ये तरीका हुआ और इसके माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। अब इसके बाद में साथ के साथ बताया है कि पदच्युति की पद्धति, यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है, पद से उसको कैसे हटाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं महाभियोग। तो महाभियोग के लिए क्या करते हैं? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर, यानी राष्ट्रपति क्या कर देता है? संविधान के किसी नियम का पालन नहीं करता है, ये संविधान का उल्लंघन कर देता है, कौन जुड़ा हुआ है बेटा अभी? तो बाकी कहाँ गए? चलो आ गए उधर। तो महाभियोग प्रक्रिया जो होती है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष से पहले अगर ये क्या कर देता है, राष्ट्रपति किसी कानून का उल्लंघन कर देता है, तो उस दौरान एक पद्धति दी गई है महाभियोग प्रक्रिया। तो दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। उस पर अभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को है। पर भारतीय संसद का मतलब लोकसभा को भी है और राज्यसभा को भी है। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की कितने सदस्य? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। जिस भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो उसके जितने उपस्थित सदस्य होते हैं उसके 1/4 यानी 25% सदस्य उसके ऊपर हस्ताक्षर करें, तभी वो क्या होगा? आगे बढ़ेगा। और सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के, जैसे आज प्रस्ताव पारित हुआ तो उसके 14 दिन बाद महाभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा कि आज साइन हो गए, एक्सेप्ट हो गया, और एक्सेप्ट होने के बाद राष्ट्रपति को क्या करते हैं? सूचना दी जाती है 14 दिन पहले, और 14 दिन बाद फिर इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो 14 दिन में या तो राष्ट्रपति को लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो वो स्वयं उस पद को छोड़ देता है, और उसको लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है तो 14 दिन बाद उसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लगती है। फिर वो दोनों सदनों से पारित होती है, दोनों सदनों से यदि पारित नहीं होती है तो उसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया वही समाप्त हो जाती है। तो 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा, और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की 2/3 सदस्यों द्वारा क्या हो जाए? पास हो जाए,
तो उसके उपरांत प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अगर लोकसभा में लाया गया है तो राज्यसभा में भेजेंगे, और राज्यसभा में लाया गया है तो लोकसभा में भेजेंगे। दूसरा सदन इस अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो उस प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से, जब प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तब से राष्ट्रपति को क्या होता है, पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। उसके बाद में उसके द्वारा दिए हुए कोई भी आदेश मान्य नहीं होंगे, यानी वो स्वीकृत नहीं माने जाएंगे, तो राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा। तो ये तो महाभियोग प्रक्रिया हो गई। अब आता है राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। अब आज पता नहीं कोई मोबाइल की नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्या हुआ, तो यहाँ तक ही बहुत है, कल पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। हाँ बेटा, इससे पहले का बेटा आप कहाँ चले गए थे? इससे पहले का बेटा ये देखो, हमने क्या पढ़ा था कल, उससे पहले लोकसभा की शक्ति है, यहाँ तक तो आ गया ना बेटा। अब इसमें एक चीज मैंने आपको ये बताई थी कि लोकसभा, राज्यसभा और संसद तीनों की शक्तियां पढ़ी है अपन ने। तो लोकसभा, राज्यसभा और संसद तीनों की जो शक्तियां है उनमें बहुत सारी शक्तियां तो ऐसी है जो कॉमन है, बहुत सारी शक्तियां तो है कॉमन। जो संसद की शक्तियों में पढ़ेंगे वही सेम उसमें आएगा, यानी संसद का ही तो भाग है लोकसभा राज्यसभा। केवल कुछ शक्तियां ऐसी है जो उसमें शामिल नहीं होती है। जैसे अपन बात करें सबसे पहले संसद के कार्य और शक्तियां, तो संसद में विधायी शक्ति। अब विधायी शक्ति का अर्थ होता है कानून बनाने की शक्ति। ये लोकसभा को भी प्राप्त होती है, राज्यसभा को भी प्राप्त है और संसद को भी प्राप्त है। तो ये पॉइंट सभी जगह आएगा, ये वाला पॉइंट सभी जगह मान्य होगा ना कि विधायी शक्ति क्या होती है। संसद के कार्य और शक्तियों में अपन बात करें कि विधायी शक्ति, तो विधायी शक्ति लोकसभा में भी सेम वही, और राज्यसभा में भी और संसद में भी। तो विधायी शक्ति, संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, देश के हित में कानून निर्माण करना। तो कानून निर्माण करने की शक्ति क्या होगी, सभी के पास होती है ये। दूसरा है संविधान में संशोधन की शक्ति। हमारा जो संविधान बना हुआ है अभी वर्त प्रेजेंट में, जो संविधान है उस संविधान में संशोधन की शक्ति भी इनके पास होती है। तो संविधान संशोधन की सामान्य जो परिस्थितियां होती है उसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद द्वारा ही इसका संशोधन कर लिया जाता है। लेकिन कुछ विशेष कानूनों में क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा के अलावा क्या होगा, देश के अन्य राज्यों की जो विधानसभाएं होती, विधानमंडल होती, उनकी उनमें भी आधे से ज्यादा, आधे से अधिक विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है, तभी उसमें संशोधन होगा। जैसे हमारे पास 28 राज्य, तो 28 में से 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में से भी आधे, तो कम से कम 15 राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति होगी ना, तभी उस कानून में संशोधन होगा। तो ये संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है, संसद, लोकसभा और राज्यसभा तीनों के पास होती है। ठीक है, संविधान संशोधन तो जानते हैं ना अपन, उसमें कुछ परिवर्तन करना, जो पहले से बना हुआ है उसमें परिवर्तन, वो होता है संशोधन। तीसरी है वित्तीय शक्ति। अब ये वित्तीय शक्ति जो है बेटा, ये क्या है, संसद को प्राप्त है। संसद का मतलब संसद का पार्ट लोकसभा भी है, राज्यसभा भी, इसलिए संसद को तो प्राप्त है ही, लेकिन ये शक्ति लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं। इसका प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है, राज्यसभा में। अब लोकसभा में करेंगे तभी संसद तो आ गई, इसलिए संसद की शक्ति इसको माना जाता है। ये लोकसभा को क्यों प्राप्त है, क्योंकि लोकसभा ही क्या है, लोकप्रिय सदन होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, इसलिए कारण से इसको ये शक्ति प्राप्त होती है, वित्तीय शक्तियां। और वित्त का अर्थ क्या होता है, धन। देश के विकास के लिए जो धन खर्च करना, जो इनकम होती है उसका लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी सारी इसी की होती है, वित्त मंत्री की। और ये किसका पार्ट होता है, लोकसभा का। ये राज्यसभा केवल क्या होती है, इसमें स्वीकृति प्रदान करती है, अपनी सहमति देती है, या फिर सिफारिश कर सकती है कुछ चेंजेस के लिए। मानना नहीं मानना किसके हाथ में होता है, लोकसभा के। तो तीसरी शक्ति जो है वो किसको, संसद को तो है ही, और लोकसभा को है। राज्यसभा केवल उसमें क्या करती है, स्वीकृति प्रदान करती है। नेक्स्ट है प्रशासनिक शक्ति। अभी प्रशासनिक शक्ति क्या है, लोकसभा को, राज्यसभा को और उसको, लेकिन राज्यसभा को ये इसलिए कम प्राप्त है कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति होंगे वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। तो संसद के पास तो ये शक्ति होती है। जैसे अपन बात करें ये कैसे होती है,
इसको ध्यान से समझना। ये प्रधानमंत्री हो गया अपना। प्रधानमंत्री के नीचे कौन हो गया? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में जैसे अपन बात करें, कृषि मंत्री है, शिक्षा मंत्री है। अब इस शिक्षा मंत्री के नीचे क्या होगा? राज्य शिक्षा मंत्री भी होगा। एक राज्य में भी तो होता है शिक्षा मंत्री, और उस राज्य के शिक्षा मंत्री के नीचे सारे राज्यों। तो ये जो है सारे डिपार्टमेंट, जिस एजुकेशन से संबंधित जितना डिपार्टमेंट है पूरे देश का, तो प्रत्येक राज्य का अलग अलग मंत्री होता है और अलग अलग उसके ऊपर नियंत्रण रखता है। और इसके ऊपर नियंत्रण कौन रखता है? केंद्रीय मंत्री। और केंद्रीय मंत्री के ऊपर नियंत्रण जो होता है कौन रखता है? प्रधानमंत्री। और मंत्री परिषद तो कंबाइंड होगी, इसके ऊपर नियंत्रण कौन रखता है? प्रधानमंत्री। लेकिन ये जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, किसको जवाबदेह होती है? लोकसभा को। यानी लोकसभा के प्रति जब तक ये उत्तरदायी है, उसकी जवाबदेही होती है, तो लोकसभा में इसका विश्वास होना जरूरी है। अगर विश्वास नहीं बना रहता है तो इसको कभी भी पद से हटाया जा सकता है। तो इसके ऊपर नियंत्रण किसका हो गया? लोकसभा का। तो लोकसभा का हुआ, तो लोकसभा किसमें किसका पार्ट है? तो ये शक्ति इसलिए क्या है, जो अपन बात करें प्रशासनिक शक्ति, इसलिए ये शक्ति संसद को भी प्राप्त है, लोकसभा को भी प्राप्त है, और लोकसभा के अधीन सारी चीजें जो होती है वो इसी कारण से इसको कहा गया है कि प्रशासनिक शक्तियां जो है वो संसद और लोकसभा दोनों को प्राप्त है। राज्यसभा केवल इसके ऊपर क्या कर सकती है? विचार विमर्श के लिए सलाह मशवरा कर सकती है। क्यों? प्रशासनिक नियंत्रण केवल मंत्रियों के हाथ में होता है, और मंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के अधीन होते हैं, राज्यसभा के अधीन नहीं होते। फिर आता है निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन का मतलब किस किस का चुनाव करते हैं। तो ये किस किस का चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव में भी भाग लेते हैं, इसलिए उनको निर्वाचन की शक्ति। तो ये दोनों संसद को भी है, लोकसभा को भी है, और राज्यसभा को भी है। तो ये शक्ति भी सभी को प्राप्त है। ये कुछ विशेष शक्तियां थी, विविध शक्तियां। संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पद से हटा सकते हैं। जो भी अपन बात कर रहे थे कि किसको? देश के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, इनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया या महाभियोग लगाने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। संसद के साथ साथ राज्यसभा और लोकसभा दोनों को भी प्राप्त है। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकट काल। राष्ट्रपति क्या करता है? कई बार कोई ऐसा घोषित कोई आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस आपातकाल में कोई ऐसा कानून लागू कर देता है, तो वो कानून 1 महीने तक लागू रहेगा। लेकिन उसको 1 महीने से ज्यादा यदि लंबे समय तक उसको अगर अपने को चलाना है, तो उसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। संसद स्वीकार करेगी तभी वो लंबे समय तक चलेगा, वरना वो 1 महीने बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, या उसे फिर ऑटोमेटिक वो समाप्त भी हो जाएगा। तो 1 महीने तक तो चला सकते हैं बिना स्वीकृति के, लेकिन 1 महीने बाद में संसद की स्वीकृति उसके लिए आवश्यक होती है। ठीक है बेटा? हाँ जी। लॉकडाउन जो हुआ था, वो अपनी ये बोल सकते हैं, अब इसको अगर लंबे समय तक अपने को लागू रखना था, लेकिन ये अलग प्रक्रिया है। इसमें केवल मार्केट बंद करने की है। इसमें अपन ने क्या किया? कुछ समय के लिए इसको, तो इसमें संसद जो है, संसद का सत्र भी क्या हो गया था? बंद हो गया था। तो इसलिए ये आपातकालीन जो स्थिति है उस दौरान आर्थिक रूप से एक शब्द आता है, तो इसमें आर्थिक शब्द नहीं था, केवल जनता को नियंत्रित करने के लिए ही ये लागू किया गया था लॉकडाउन, कि जनता अपने घरों में रहेगी तो उससे क्या होगा? संक्रमण नहीं फैलेगा। तो ये स्थिति अलग चीज है। देश किसी अन्य पड़ोसी देश के साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए या आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्या करता है? कोई भी ऐसी प्रक्रिया लागू कर देता है, तो उसको लंबे समय तक लागू रखने के लिए, आर्थिक संकट की स्थिति को या विदेशी आक्रमण की स्थिति को, तो उसको लंबे समय तक लागू रखने के लिए क्या करना पड़ता है? संसद से उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। ठीक है बेटा? अब ये अब ये लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में भी वही सेम चीज है। इसमें केवल कुछ शक्तियां हैं वो अलग है, बाकी सेम, तीनों के अंदर सेम ही है। तो अपने को ये 5-6 शक्तियां हैं, इनको याद करना है। और सभी में केवल एक दो को छोड़, जैसे वित्त वाली को छोड़ के अपन इसमें नहीं लिख सकते वित्त को, क्योंकि वित्त की शक्ति इसको प्राप्त नहीं है। और कुछ विशेष शक्ति है इसको प्राप्त है, वो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो वो चीजों का ध्यान रखना है, बाकी सेम चीज है। और ठीक है? और कुछ बेटा? ठीक है बेटा, ठीक है।